बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं बच्चों। ASNPO जो हमने देखा, एक क्विक ओवरव्यू लिया जर्नल एंट्री से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन को हमने ज़रा क्विकली देखा। अगर तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो फिर तो आपको जल्दी समझ लग जाएगी। अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ और स्टिल वीक है तो उसके लिए मैं डेफिनेटली आपको 2-3 लेक्चर मज़ीद क्लास के दे दूँगा, जिसमें से मज़ीद समझ आप लोगों को इंशाल्लाह लग जाएगी। मींस ये वाला सवाल रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल स्प्रिंग 23 का एज़टेक, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूँगा। एक आगे जाके सवाल आता है चोंग टार का, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको किस में प्रोवाइड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर दूंगा कि ये कैसे होना है। बाकी कोई भी फरमाइश होगी आपकी तो वो भी प्रोवाइड की जा सकती है कि सर इस एडजस्टमेंट की समझ नहीं लग रही तो ये बता दें, तो वो भी आपको इंशाल्लाह बता दी जाएगी। लें जी, अब बढ़ते हैं। एक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और एक है करेक्शन ऑफ एरर। ये दो चीज़ें तो आराम से हमारी आज के सेशन में हो सकती हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, वो कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस का है। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में दो आगे कॉन्सेप्ट्स हैं, मनी फाइनेंशियल कैपिटल और रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में हिस्टोरिकल अकाउंटिंग टोटली चलती है। जो आपकी रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है, इसके अंदर हम कहते हैं कि हमने अपनी जनरल इन्फ्लेशन को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, मेंटेन करनी है अपनी इक्विटी या इंक्रीज़ करनी है, और हमारा पर्पज़ है अपनी परचेजिंग पावर को मेंटेन करना। परचेजिंग पावर मीन्स मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ, साल के शुरू में जितने में ख़रीदी है तो साल के एंड पर उसकी वर्थ वो नहीं रहती है, तो मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ी सी वैल्यू अपनी बढ़ानी है। इक्विटी फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में क्या होता है, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में इक्विटी मेंटेन होती है, इंक्रीज होती है बाय स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, और यहाँ पर हमारा पर्पज़ क्या है, कॉन्सेप्ट करंट कॉस्ट का और ऑपरेटिंग कैपेसिटी यूज़ होती है। करंट कॉस्ट के ऊपर भी बात करते हैं कि करंट कॉस्ट क्या चीज़ है, और यहाँ पर यूज़ होती है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, और रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में यूज़ होती है जनरल इन्फ्लेशन। एक क्वेश्चन से ये सारी बातें समझते हैं। 31 दिसंबर 23 किसी भी साल की ओपनिंग पर, 31 दिसंबर 23 है या कोई भी साल है, मेरे पास इक्विटी आ रही है 7,001,00। एक ड्यूरिंग द ईयर मज़ीद हमने राइट इशू किया, मज़ीद पैसे लिए आवाम से, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, मज़ीद इक्विटी हमने बढ़ा ली। साल के शुरू में मेरी इक्विटी हो गई 1,001,00। इससे हमने चीज़ें कुछ ख़रीदनी हैं, हमने चीज़ें परचेज़ की 10,000 रुपये पर यूनिट से, 80 ही यूनिट्स हमने सेल कर दिए 13,000 पर यूनिट पर। इस साल में एक्सपेंसेस हुए 40,000 के, और मुझे जनरल इन्फ्लेशन दी गई है 5%, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन दी गई है 9%। अब मुझे कहा गया है कि मैं डिविडेंड कितना दे सकता हूँ, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व्स कितना कर सकता हूँ,
कितना रिज़र्व में ट्रांसफ़र करूँगा, और मुझे इन्हीं तीनों के ऊपर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स और फिज़िकल कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर जाना है और वैल्यू अपनी मालूम करनी है। अब ये वाली वैल्यू हम जब मालूम करेंगे तो हमारे पास इक्विटी कुछ इस तरीके से नज़र आ रही हो कि ओपनिंग का शेयर कैपिटल इतना है, शेयर प्रीमियम इतना है, जनरल रिजर्व इतना है, टोटल हो गई 7,001,00 जो मेरे पास ओपनिंग में आ रहा है। 5 लाख का ओपनिंग मैंने अज्यूम करवा दिया कि 5 लाख शेयर कैपिटल नया आया है। अब मैंने इसके ज़रिए ये जो डाटा दिया हुआ है सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स का, मैंने एक प्रॉफिट बना लिया कि सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स में मेरी सेल हो जाएगी 80 यूनिट्स 13,000 रुपये के ऊपर 10,40 के। ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं था, मैंने यही चीज़ें परचेज़ की थी 80 यूनिट्स 10,000 रुपये पे 8 लाख के। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा बना 2,40,000 और 40,000 मेरे एक्सपेंसेस हो गए। मीन्स मैंने जो कमाया वो कितना कमाया, 2 लाख रुपया। अब जो आपका जो बंदे हैं, जो इन्वेस्टर है, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाकर देखता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल टर्म्स पर चल रही होती हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हमने कुछ रिजर्व कर कर रखना है या नहीं रखना। हमें मसला नहीं होता कि जी मैनेजमेंट क्या कर रही है, वो परचेजिंग पावर मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही। तो अगर सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना हो तो फिर हम कोई इन्फ्लेशन रिजर्व अलहदा नहीं करते, कुछ पैसा निकाल के अलहदा कर कर नहीं रखते हैं। तो फिर जो मैंने कमाया है ये किधर चला जाएगा, ये 2 लाख का 2 लाख उठेगा और प्रॉफिट फॉर द ईयर में चला जाएगा। मैं यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग में 2 लाख रुपया लिख लूँगा कि ये प्रॉफिट है, टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट। और यही मैं डिविडेंड के तौर पर भी दे सकता हूँ। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने क्या डील किया, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में मनी टर्म्स में। दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स में, जिसमें मुझे मेंटेन करनी है अपनी परचेजिंग पावर। आप सिर्फ इतनी सी चीज़ें याद कर लें, आपके स्टडी टेक्स्ट के तकरीबन 15-17 MCQs हो जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बातें कर लें तो, और जो पास पेपर्स में MCQs आए हैं वो भी आराम से हो जाएंगे। सिर्फ ये छोटी सी चीज़ कि कहाँ पर परचेजिंग पावर मेंटेन करना है, कहाँ पे ऑपरेटिंग कैपेसिटी मेंटेन करनी है, कौन सी चीज़ को मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ देखते हैं और कौन सी चीज़ को इन्वेस्टर्स देखते हैं। दिस इज़ अ ट्रूली होल समरी। एंट्री क्या होनी है वो भी अभी डिस्कस होगी। अब आ जाती है रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में। इसमें जनरल इन्फ्लेशन के ज़रिए हम कुछ पैसा अलहदा करते हैं। हम कहते हैं साल के एंड पर अगले साल के लिए हम सेम चीज़ें, हमारी पावर सेम नहीं रहेगी, कुछ प्राइसेस बढ़ चुकी होंगी, ओवरऑल प्राइसेस जनरल इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा, तो हम सेम चीज़ें अपनी परचेजिंग पावर मेंटेन नहीं कर सकते। वो मेंटेन तब होगी जब हम कुछ रिजर्व क्रिएट करके रखें, कुछ पैसा इस साल में जो कमाया वो बचा के रख लें। तो ये जो पैसा बचाना है वो कैसे बचाना है और कैसे याद रखना है कि रेट कौन सा यूज़ करना है, उसके लिए एक छोटा सी चीज़ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। और अगर आप जनरल में ये 3-4 वर्ड्स देखें तो ये भी रियल बन रहा है। आगे पीछे कर लें, ये इसको कहते हैं जुगाड़। चीज़ें भूल जानी है तो इसको पिक करना, ज़ुबानी वो ज़हन में आओ, यस इसका रिलेशन ये था। वैसे कोई ये चीज़ कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है बच्चों, ये जुगाड़ है, इसको जुगाड़ बोलते हैं याद रखने के लिए। समटाइम्स इस तरह की चीज़ें याद रह जाती हैं।
अब रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में भी हमने 2 लाख रुपये ही कमाया, लेकिन अब इस 2 लाख में से हमें कुछ बचा के रखना है। कितना बचा के रखना है कि हमारी पावर सेम रह जाए? 2-3 तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ाकार है जो आपका ओपनिंग कैपिटल आ रहा है प्लस जो शेयर्स आपने इशू किया, नया पैसा जनरेट किया इस साल में, इन दोनों को इकट्ठा करें और इसको ओपनिंग कंसिडर करें और उसके ऊपर जनरल इन्फ्लेशन का रेट लगा दें। आपकी वैल्यू आ जाएगी 6005, एक तरीक़ाकार। दूसरा तरीक़ाकार है, आप क्या करें, आप आएँ और आपका ओपनिंग ये आ रहा है और आप क्लोजिंग मालूम कर लें कि आपका कितना होना चाहिए ओपनिंग का। अगर मैं इसको टी अकाउंट के ज़रिए समझाऊं तो शायद मज़ीद समझ लग जाए। बीडी था 700,100, 5 लाख मज़ीद आया, ये कितना हो गया 100,100। अब ये इक्विटी मेंटेन तब होगी जब मैं इसको कुछ इन्फ्लेट करके रखूँगा। 100,100 इंटू 1.05, 1 + 0.05 मैं करूँगा तो ये जो वैल्यू बनेगी ये वैल्यू आनी चाहिए है, तब कहीं पे जाके क्या होगा, मेरी परचेजिंग पावर मेंटेन होगी। या फिर मैंने कुछ रिज़र्व में रखना है इस ओपनिंग का 5%, ये यहाँ पर आना चाहिए है। तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जौन सा कमा रहे हो उसमें से कुछ अलहदा करके ट्रांसफ़र कर दो। एक काम किया करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम को अलहदा अलहदा लिखते हैं। कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। बिल्कुल वही वाला तरीक़ाकार हम कह सकते हैं कि हमने प्रॉफिट ये लिख लेना है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए और इसको रिज़र्व के तौर पर लिख देना है, जैसे हम OCI लिखते हैं। कुछ पैसा यहाँ से निकाल कर अलहदा करके रख लेना है। एंट्री क्या हो जाएगी? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रिज़र्व। हमने रख लिया अपने लिए, क्या कर लिया? इन्फ्लेशन रिज़र्व। और एंट्री क्या बना देते हैं? ये प्रॉफिट की नेचर क्या है? वंस अगेन डेबिट एंड क्रेडिट की कहानी। प्रॉफिट की नेचर क्या है? क्रेडिट। इसको लेस करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और रिज़र्व को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एंट्री भी बन गई। ये एंट्री भी मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है, ये आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्फ्लेशन रिज़र्व, क्रेडिट। एंट्री भी यहाँ पर मौजूद है जनरल एंट्री के क्या होनी है। तो ये वाली हमने एंट्री ट्रांसफ़र की और ये दूसरा केस जनरल रिज़र्व वाला कि इन्फ्लेशन रिज़र्व में मेरे बैलेंस आ जाएगा 60,000 और बाकी जो बच जाएगा वो मेरा प्रॉफिट लिखा जाएगा। अब मैं जो डिविडेंड दे सकता हूँ वो मैं दे सकता हूँ जितना मैंने प्रॉफिट कमाया मैक्सिमम होता है। अगर डिविडेंड का पूछ ले कि मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है तो वो ये दिया जा सकता है। ये हो गया आपका रियल टर्म्स में। अब अगली कहानी आती है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में मेरा टारगेट अब परचेजिंग पावर नहीं है, मेरी पूरी कैपेसिटी है। हमें पता है और ख़ास तौर पे आजकल बड़ा अच्छा सा समझ लग सकता है कि एक ओवरऑल इन्फ्लेशन से 20% है तो कुछ चीज़ें 40% पर भी बढ़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें 35% पर बढ़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है 15% पर बढ़ी हों। तो अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें 40% इन्फ्लेशन है तो फिर हमें रिज़र्व कितना करना पड़ेगा? उस कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए 40% करना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक टू दी क्या हो जाता है? आपका प्रोडक्ट के साथ हो जाता है। तो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन यहां पे कौन सी यूज होनी है? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट यूज होना है प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि प्रोडक्ट की ऑपरेटिंग कैपेसिटी हमने मेंटेन करनी है। अब इसको अगर करना होगा तो फिर ओपनिंग का ही कितने % रखेंगे? क्योंकि 9% हमें क्या है दिया हुआ है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन 9%। अब स्पेसिफिक इन्फ्लेशन लेंगे और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन मालूम कर देंगे
उसका 9% लेंगे, 9% आ गया ये हमारा फिज़िकल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉलम आ गया। तो फिज़िकल कैपिटल मेंटेनेंस में आपको 9% रिज़र्व करना पड़ेगा। पहले एक ज़माने में इसको एक ही इन्फ्लेशन रिज़र्व बोल देते थे, अब आपकी स्टडी टेक्स्ट में इसका नाम चेंज कर दिया करंट कॉस्ट रिज़र्व। क्या कर दिया? करंट कॉस्ट रिज़र्व, एनीथिंग एल्स, और कोई चेंज नहीं है। नाम भूल भी जाए तो खैर है ये भी इन्फ्लेशन, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है। तो एंट्री फिर इस हिसाब से ये बन जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस को कर दो डेबिट और करंट कॉस्ट रिजर्व को कर दो क्रेडिट, और बाकी आपका पास प्रॉफिट बच जाएगा। इस प्रॉफिट को इक्विटी में ले आएंगे, प्रॉफिट इधर आ जाएगा और रिजर्व सेपरेट होके मौजूद हो जाएगा। ठीक, और फिर आप टोटल लगाएंगे, जो आपने प्रॉफिट कमाया वही आप डिविडेंड के तौर पर दे सकते हैं। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वो सारे का सारा आपके यहाँ पर इस छोटी सी जगह पर मौजूद है, और ये आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अगली चीज़, ये मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज़ यूज़ करते हैं फिज़िकल कैपिटल मेंटेनेंस, क्योंकि इन्होंने ऑपरेटिंग कैपेसिटी को मैनेज करना होता है, और इन्वेस्टर को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन सी कैपेसिटी कौन सी नई कैपेसिटी, उसको तो अपने पैसे से गर्ज है और किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। उसने तो डिविडेंड खाना है, उसने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर उसको डिविडेंड चाहिए, नथिंग एल्स। तो वो या तो मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस पे रहता है या जनरली इन्फ्लेशन को देखता है कि यार ये कितना रिजर्व करके रख लेंगे। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, जो सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है हमारे इस टॉपिक में। अगली चीज़ जो टेस्ट होती है वो है मेजरमेंट बेसिस। क्या है जी? 4 किस्म की मेजरमेंट बेसिस हैं, 4 टाइप ऑफ मेजरमेंट बेसिस, जिनमें से 3-4 तो आपने पढ़ी हुई हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट आपने पढ़ी हुई है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट पर चल रहा होता है वो क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी चीज़ है आपकी वैल्यू इन यूज़, वो है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट के 2-3 हिस्से हैं, एक फेयर वैल्यू है करंट में, एक वैल्यू इन यूज़ है, और एक है करंट कॉस्ट। करंट वैल्यू के 3 पार्ट्स हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू है और एक करंट वैल्यू है। करंट वैल्यू में 1, 2, 3 टाइप्स। फेयर वैल्यू आपने पढ़ी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर चलती है। वैल्यू इन यूज़ पढ़ी है आपने IAS 36 में, कि वैल्यू इन यूज़ आ जाती है, रिकवरेबल अमाउंट आ जाती है। करंट कॉस्ट अभी हम पढ़ेंगे, ये करंट कॉस्ट क्या होती है। छोटा सा क्वेश्चन है, अदील लिमिटेड owns a machine which it purchased 2 years ago for 2 lakh. The accumulated depreciation on the machine to date is 80,000 based on 5 years life using straight line method. The machine could be sold in the market for 1 लाख, बेची जा सकती है 1 लाख में, बट वुड बी डिसमेंटलिंग कॉस्ट 10,000। तो फेयर वैल्यू कितनी हुई इसकी? वो तो 1 लाख हुई। क्या हुई? तो अगर हम इसको किताबों में 1 लाख पर लिख लेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी फेयर वैल्यू हो जाएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट 2 लाख में से 80,000 को लेस कर दें तो ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट की वैल्यू हो जाएगी। तीसरी चीज़, वैल्यू इन यूज़ के लिए आपको अगला लाइन भी पढ़नी पड़ेगी। द कैश फ्लो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मशीन आर एस्टिमेटेड एज 50,000 फॉर द नेक्स्ट 2 years फॉलोड बाय 40,000 इन द लास्ट ईयर। अगले 2 साल में 50,000 और उससे अगले साल में 40,000। तो 50,000, 50,000 और 40,000 की आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगी 1,16,830। ये वैल्यू बन जाएगी आपकी वैल्यू इन यूज़।
टू रिप्लेस द मशीन विद अ न्यू वर्जन वुड कॉस्ट 220। अब इसकी करंट कॉस्ट की कैलकुलेशन समझ लें। हमने एक होंडा सिटी ख़रीदी और ये 4 साल हो चुकी है पुरानी। कितने साल? 4 साल पुरानी हो गई हुई है। 0 1 2 3 4। अब ख़रीदी थी हमने 12 लाख की और हमने कहा कि इसे 10 साल यूज़ करेंगे, या ज़रा आसान कर लेते हैं, हमने ख़रीदी थी 1 मिलियन की और कहा था कि हम इसे यूज़ कर लेते हैं कितना साल? 10 साल यूज़ करते हैं। हर साल की डेप्रीसिएशन कितनी हुई? 1 लाख रुपया। तो ये यहाँ पर इसकी WDV कितनी होगी? 6 लाख, 4 साल की डेप्रीसिएशन करने के बाद। अब करंट कॉस्ट क्या है कि यही होंडा सिटी अगर आज ख़रीदी जाए तो ये आज इसकी वैल्यू कितनी है? आज यही वैल्यू इसकी हो चुकी हुई है 4 मिलियन। अगर ये आज खरीदती जाती और 4 साल पुरानी होती, या फिर ऐसे कह सकते हैं अगर 4 साल पहले इसकी वैल्यू वही होती जो जब मैंने ख़रीदी थी तब 4 मिलियन होती, तो फिर आज इसकी वैल्यू क्या होती? मेरी WDV कितनी होती? 4 साल पहले मैंने ख़रीदी 1 मिलियन की, अगर 4 साल पहले ये 4 मिलियन की होती तो आज इसकी WDV क्या होती? 4 मिलियन को अगर आप 10 साल पर डिवाइड करें तो 1 साल की डेप्रीसिएशन कितनी हुई? 4 लाख, और 4 साल की कितनी हुई? 16 लाख। तो ये WDV कितनी होती है इसकी? 2.4 मिलियन। ये मेरी करंट कॉस्ट है। ये है करंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। दोबारा से इस क्वेश्चन के हिसाब से, टू रिप्लेस द मशीन विद अ न्यू वर्जन वुड कॉस्ट 2,20,000। अब ये हमारे साल कितने गुजर चुके हुए हैं? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू डेट इज 80,000 बेस्ड ऑन 5 years लाइफ यूजिंग। कितने साल गुजर गए हुए हैं? 2 साल गुजर गए हैं, अगले 3 साल रहते हैं। तो 2 साल पुरानी अगर हो गई होती तो कितने की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो गई होती? 2,20,000। आज मैं ख़रीदता तो कॉस्ट होनी थी, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 88,000 होनी थी और करंट कॉस्ट मेरी 1,32 होनी थी उसी चीज़ की। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, एक वैल्यू इन यूज़, एक फेयर वैल्यू, एक करंट कॉस्ट और एक हिस्टोरिकल कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सारी इंपॉर्टेंट है। 4 पूछे जाएंगे, कहेंगे मेजरमेंट बेसिस बता दो, इंग्लिश में लिख दो। कौन कौन सी बेसिस हैं? तो इंग्लिश में लिखना होगा। कोई इस तरह से सवाल बना कर दे देंगे कि चलो इसे सारी मेजरमेंट बेसिस के मुताबिक लिख दो, तो बनानी होगी। कोई MCQs होंगे तो वो MCQ पूछ सकता है। पूरे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाकी भी है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। मुकम्मल तौर पर तो डिस्कस यहाँ पर पॉसिबल इतने शॉर्ट टाइम पे नहीं है। जी, एनी क्वेश्चन? इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं।